बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। पीछे इसके एक सेक्शन है एग्जाम्पशन का, एग्जाम्पशन ऑन ज़ीरो रेटेड का ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर, तो इसलिए उसको हमने अभी स्किप कर दिया है। तो अब हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन में। तो सेक्शन 14 है रजिस्ट्रेशन का। तो क्या कहता है कि एवरी पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाईज करेगा इन पाकिस्तान, जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाईज भी शामिल होंगी, ज़ीरो रेटेड भी टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, वो भी शामिल होंगी फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी कैरीड ऑन बाई हिम फाइलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दी हुई जो कंडीशंस हैं, क्लाजेज हैं, उन क्लाज किसी क्लाज में अगर फॉल करता है तो उसको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो वो क्लाजेज क्या क्या हैं? नंबर 1 है ए मैन्युफैक्चरर हु इज़ नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, कि वो कॉटेज इंडस्ट्री ना हो तो मैन्युफैक्चरर हो। आपको मैंने कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशंस में बताया था कि कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी है, कि जिस पे इंडस्ट्रियल मीटर ना होगा, जिस पे 10 से कम एम्प्लाई होंगे, 80 लाख से टर्नओवर ज़्यादा नहीं होगा और उसका बिजली का बिल जो है 12 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो रेजिडेंशियल एरिया में होगी, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री है। वो कहता है जी उसको आप निकाल के बाकी जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, मीन ये है कि वो उसमें इंडस्ट्रियल मीटर लगा होना चाहिए, वो बाहर के एरिया में वो एम्प्लॉइज़ ज़्यादा हो, टर्नओवर 80 लाख से ज़्यादा हो, तो उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। नंबर 1। दूसरा जो है रिटेलर है लायबल टू बी पे अ सेल टैक्स अंडर दिस एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर वो जो रिटेलर है उसको होना पड़ेगा, लेकिन उसमें से एक्सक्लूजन है। किसको एक्सक्लूड कर दिया गया? वो रिटेलर जिनका इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे टैक्स लिया जाता है अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि कुछ रिटेलर्स हैं जिनसे उनका अगर 20,000 तक है तो उस पर 5% लिया जाएगा, 20,000 से ज़्यादा है तो 7.5% इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है उस पर टैक्स कलेक्ट करेगी, तो वो सेल टैक्स रिटेलर से लिया जाएगा। तो उनके अलावा बाकी जो सारे रिटेलर हैं उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और एन इंपोर्टर जिसने भी कोई इंपोर्ट करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। और एक्सपोर्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपोर्टर हो, बल्कि ऐसा एक्सपोर्टर जो सेल टैक्स रिफ़ंड लेना चाहता है, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज अगर उसने की हैं और उसके अगेंस्ट वो रिफ़ंड लेना चाहता है, तो उस एक्सपोर्टर को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर रिफ़ंड नहीं लेना चाहता तो फिर ज़रूरी नहीं है वो को रजिस्टर्ड हो। या फिर होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनको भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। और पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ के तहत कोई और पर्सन है कि जिसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेल टैक्स में, कि उसने सेल टैक्स कलेक्ट करना है, विद हेल्ड करना है किसी का, तो वो भी रजिस्टर्ड होगा। इसी तरह जो सब सेक्शन 2 है सेक्शन 14 का, person not engage in making a taxable supplies in Pakistan required to be registered for making an import or export or under the provision of act or any further federal law may apply for registration। कि जो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं कर रहा लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। दी रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड इन सच अ मैनर एज बोर्ड में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट प्रिस्क्राइब। तो जिस तरह से रूल्स में बताया गया होगा कि इसको रजिस्टर्ड करना है तो उसके मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। 11A रिपेल्ड हो गया है और एक सेक्शन 14A भी आया था नया पिछले साल, जिसमें डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, के गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। इसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सिम्स ब्लॉक हो रही थी लोगों की कि आपने फाइलर नहीं है। इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक ये था कि अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता तो इसके नाम पे जितनी सिम्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो आपने देखा कि वो रिटर्न, बहुत सारे लोगों की सिम ब्लॉक हो रही थी कि रिटर्न नहीं फाइल की, फिर उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल की तो सिम उनकी ओपन हुई। इसी तरह ये जो 14A भी है ये सेल्स टैक्स का लॉ है। इसके मुताबिक कि अगर कोई ऐसा बंदा जो टायर 1 के तहत रिटेलर रजिस्टर्ड होना है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, या फिर उसको टायर 1 के मुताबिक POS में उसने इंटीग्रेशन करनी है और वो इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा FBR के कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो FBR एक जर्नल ऑर्डर निकालेगा जो देगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को और गैस सप्लाई कंपनी को
कि इन लोगों का जो डिसकंटिन्यू कर दें इनका कनेक्शन, तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो वो कंपनी जो है वो इसमें बाउंड है कि उसको करेगी। इसमें एक प्रोवाइजो है दैट अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑन इंटीग्रेशन ऑफ द केस में बी the above said person of the board shall notify a restoration of their gas and electricity connection through sale tax general order। हाँ, जब वो रजिस्टर्ड हो गया या उसने इंटीग्रेशन करवा ली अपनी पीएस के साथ रिटेलर ने, तो फिर क्या होगा कि उसको बोर्ड एक जनरल ऑर्डर करेगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन या इसका कनेक्शन रिस्टोर कर दो, तो वो कनेक्शन रिस्टोर हो जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है कि ऐसा जो चक्कर इसमें भी चलेगा, जिनको कहा जा रहा है कि वो अपने आप को इंटीग्रेट करवाएं एफबीआर के साथ फॉर ई इनवाइसिंग, डिजिटल इनवाइसिंग, तो हो सकता है वो भी इसमें क्लास आ जाए और उसमें कहा जाए कि आप इसको नहीं करेगा कोई, तो उसको जो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए बिजली और इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो ये भी आप ज़रा गौर रखिएगा। अब सेक्शन 21 है डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई बंदा है उसको डी रजिस्टर्ड कर देना है और उसको ब्लैक लिस्ट कर देना है या सस्पेंड कर देना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स ये है कि अगर कोई डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो कमिश्नर जो है वो बाउंड है उसको विद इन ड्यू डेट 90 डेज़ में उसका ऑडिट करने के बाद उसको डी रजिस्टर्ड कर दे। अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है या फिर वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में है, तो उसको जो कंसर्न कमिश्नर है वो उसको सस्पेंड कर सकता है और विद इन सस्पेंशन के 7 डेज़ उसको शोकाज नोटिस इशू करके उसको ब्लैक लिस्ट कर सकता है। तो उसको ब्लैक लिस्ट शोकाज करेगा और शोकाज के विद इन 90 डेज़ उसको ब्लैक लिस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई होंगी। दी बोर्ड में एंड ऑफिसर ऑथोराइज्ड ऑन बिहाफ subject to the rule deregistered or registered person or such class of the registered person not required to be registered, कि जिनको ज़रूरत नहीं है अब रजिस्ट्रेशन की उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। और इसी तरह वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड द रजिस्टर्ड पर्सन इज फाउंड टू हैव इशू अ फेक इनवॉइसेस, वो कर रहा है इशू, और हैज़ अदरवाइज कमिटेड अ टैक्स फ्रॉड या टैक्स फ्रॉड कर रहा है, और इशू अ ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग, तो उसका सस्पेंशन का ऑर्डर पहले इशू करेगा। सस्पेंड करने के बाद फिर उसको विद इन 7 डेज़ जो है सस्पेंशन के शोकाज नोटिस होगा ब्लैक लिस्टिंग का, और फिर ब्लैक लिस्ट कर देगा विद इन 90 डेज़ के ऑर्डर के बाद। लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर होगा कि पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हेयरिंग की, कि वो उसके हेयर करने के बाद फिर उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और वो अपीलेबल ऑर्डर होगा। एंड सच पर्सन सस्पेंड रजिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड, जो बोर्ड ने प्रोसीडिंग्स बताई होंगी, रूल्स बताए होंगे, उनके मुताबिक वो आ जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जो अब सस्पेंशन का पीरियड होगा उसमें जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसकी जो इनवॉइसेस हैं वो एंटरटेन नहीं होंगी ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड। और जो ब्लैक लिस्टिंग का पीरियड होगा, ब्लैक लिस्टिंग के पीरियड में डे ऑफ रजिस्ट्रेशन से उसकी इनवॉइसेस पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकेगा। इसी तरह बोर्ड जो है concerned commissioner and authorized officer of the board on behalf of the reason believe that registered person is engaged in issue and fake and flying invoices and claiming an input of the refund, does not physically exist and conduct the actual business, commit any fraudulent activity, तो board concerned of the commissioner shall officer may after recording the reason in writing block the refund और डिसअलाउ द इनपुट टैक्स, उसका डिसअलाउ हो जाएगा। और कंसर्न कमिश्नर जो है जिसकी जुरिसडिक्शन है उसमें लिखा जाएगा कि इसको ब्लैक लिस्ट और सस्पेंड कर दिया जाए। इसी तरह जो चीफ कमिश्नर है मे आइदर हिज ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन कॉल फॉर एन एग्जामिन ऑफ द रिकॉर्ड फॉर प्रोसीडिंग्स एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग अंडर सब सेक्शन 1 आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी एज नेसेसरी, कि उसकी इंक्वायरी करेगा कि अगर तो इसने ठीक कर रहा है तो उसकी ब्लैक लिस्टिंग ख़त्म कर दी जाएगी जो कमिश्नर ने ऑर्डर किए होंगे। तो वो चीफ कमिश्नर के पास अब इसका इख्तियार चला गया है। पहले ये है कि वो अपील करते थे एपलेट ट्रिब्यूनल में, अब वो चीफ कमिश्नर ही उसको डिसाइड करेगा। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है सेक्शन 21A में कि एफबीआर जो है वो एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशू करेगा, जो उस लिस्ट में नहीं होगा उसको इनएक्टिव और अनरजिस्टर्ड तस्वर किया जाएगा, जैसे कि फर्दर टैक्स उस पर लग जाएगा। वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहने के लिए ज़रूरी है कि हर बंदा
अपनी ऑन टाइम रिटर्न फाइल करे, वो सस्पेंड ना हो, वो डी रजिस्टर ना हो और ब्लैक लिस्ट ना हो, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होगा। तो ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन और फिर डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो अब इस पे आप को उम्मीद है हर चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप फिर भी फील करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। और इसमें आगे हमारे पास जो आ रहे हैं रिकॉर्ड का, इसका भी लेक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद एनवाइस का लेक्चर भी है, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड का भी है, ऑडिट का भी है और रिटर्न का भी है। तो सेक्शन 26 तक हमारे पास सारे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे ऑलरेडी इस पे अवेलेबल हैं। तो इसलिए अगर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ पूछने की, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी जो है अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा उस पर, यहाँ तक हमारे लेक्चर हो गए हैं, उसको छोड़ के तो अगले पीरियड को हम देखेंगे। वो उम्मीद है कि 26 और 27 का भी रिटर्न का मैंने पहले आपको मेरा ख्याल है पढ़ा दिया है। तो आगे फिर 28 से हम देखेंगे। ये स्पेशल रिटर्न जो है इसका भी लेक्चर अवेलेबल है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, ये अब सेक्शन 30 से ऑनवर्ड हमारा अगले लेक्चर्स में होगा। लेकिन पिछले तक आप उधर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, उसके अवेलेबल हैं लेक्चर्स, आप उसको सुन लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी को रिपीट कर दें तो हम उसको रिपीट भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप समझते हैं कि आप इसको सीख रहे हैं और दूसरे भी इसको सीखें, तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।